नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज हम इंडियन एक्सप्रेस के 18 जुलाई वाले एक्सप्लेन सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है आज उसको डिकोड करेंगे और उस पर प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपकी तैयारी को स्ट्रेंथन करने में आपकी हेल्प कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो की एनालिसिस देखना है एंड आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चंस में जो भी ट्रैप मैं बता रहा हूँ उस ट्रैप को आप नोट करिए, पैटर्न को आप देखिए, ट्रेंड को आप नोट करिए, PYQ को अपना बेस बनाइए। इन सारी चीज़ों के करने के बाद जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है आप अपने पेन एंड पेपर्स लीजिए। आप अपने डेली न्यूज़पेपर्स वाले जो सेक्शंस है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें लिखते हुए चलिए। मैं डेली बेस पे इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्लेन वाला सेक्शन है उसको कवर करूँगा। धीरे धीरे मैं इंडियन एक्सप्रेस के उन सारी न्यूज़ को भी लेके आने की कोशिश करूँगा जो UPSC के मेनली जो है साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन एज वेल एज जो है जो नेशनल जो न्यूज़ है ना, लाइक एक पर्सनालिटीज इन न्यूज, ये सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन यू वॉच द वीडियो एंड टेक योर नोट्स एंड नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिकोड इन द वीडियो ऑल्सो। देखो आज के न्यूज़पेपर में 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी का एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो, क्योंकि लास्ट के लास्ट ईयर से ये न्यूज़ में है। जब से इंडिया ने इंडस ट्रीटी को रिजेक्ट किया है तब से ये न्यूज़ में कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। तो आप इसके ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करिए कि भाई न्यूज़ में उस दिन से लेके अब तक क्या नया डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि UPSC यहीं से क्वेश्चन वो जनरेट कर सकती है। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कॉरपोरेशन, देखो पहले भी इन पे सारी चीज़ें अमेंडमेंट करी गई है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है आया था उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आप वो डेवलपमेंट्स लेके और यहाँ तक अभी आज क्या हुआ जो मैं अभी बताऊँगा, इन सारे पैटर्न्स को आप नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन यही बन सकता है, कनेक्टिंग बनता है ना। ये सिर्फ ये नहीं कि आज का न्यूज़, ये हो सकता है UPSC समटाइम जो है 1.5 ईयर्स की न्यूज़ पहले के भी न्यूज़ को जो है वो पूछ लेते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद रियल GDP, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद क्रिप्टो स्पोरिडियम ना, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टर्म है, पब्लिक हेल्थ के लिए इसमें बात हो रही थी। तो फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पहला जो टॉपिक था है ना वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेके है। तो वो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1916 को ये हुआ था, साइन हुई थी। इस ट्रीटी को जो है इसका मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक था, है ना, इसने फैसिलिटेट किया था। और ये दुनिया के सबसे सक्सेसफुल अभी तक जो है इंटरनेशनल रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में से एक माना जाता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार और डिप्लोमेटिक टेंशन के बाद भी ये ट्रीटी आज तक लार्जली जो है कंटिन्यू ही रही थी। देखो ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न रिवर है, जो पूर्वी जो रिवर है यानी रावी, ब्यास और सतलज का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है ना कि जो है ये इंडिया के पास रहेगा, ठीक। जबकि जो वेस्टर्न रिवर जिसमें IJC है ना, आप इसे याद करो, IJC मीन्स इंडस, झेलम और चेनाब, इनका मेजर शेयर किसको मिलेगा, प्राइमरली पाकिस्तान को। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट UPSC पॉइंट ये है कि इंडिया को वेस्टर्न रिवर यूज करने से कम्प्लीटली मना नहीं किया गया था। ये इस न्यूज का जो है एक डेवलपिंग थिंग्स है। तो इंडिया क्या करता है, डोमेस्टिक यूज, इंडिया अपने जो है डोमेस्टिक पर्पज और इरिगेशन जो कि स्पेसिफाइड लिमिट में, नेविगेशन एंड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ट्रीटी की कंडीशन फॉलो करते हुए बना सकता है ना। देखो आर्टिकल का मेन आर्गूमेंट ये है कि 1960s की रियलिटीज के हिसाब से ये तो बनी थी, आज सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है, रेनफॉल का जो है पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, और फ्लड और ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। साथ ही साथ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण वाटर की जो है डिमांड भी जो है बढ़ रही है। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद मॉडर्न इशू जैसे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल फ्लो, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, बेसिन वाइडर रिवर मैनेजमेंट, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ट्रीटी में प्रॉपरली एड्रेस नहीं किए गए थे। एंड रिसेंटली क्या हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिस पे इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को बोला है कि भाई पाकिस्तान के साइड से हमारे लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमेशा बार बार उनके साइड से रहता है। तो इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान के बार बार इंडियन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर ऑब्जेक्शन को भी ट्रीटी रिव्यू का एक रीजन भी बताया है। इसलिए डिबेट सिर्फ वाटर शेयरिंग की नहीं बल्कि ट्रीटी को मॉडर्न, इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ के हिसाब से भी अपडेट करने की है। तो ये सारा का सारा जो है
न्यूज में चीज़ें मेंशन थी। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो मैंने डिजाइन किया है, द टीटी एलोकेट्स ऑल 6 रिवर एक्सक्लूसिवली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विदाउट परमिटिंग एनी यूज बाई द कंट्री, है ना। क्वेश्चन को पढ़िए। इसके बाद इंडिया कैन डेवलप रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर सब्जेक्ट टू ट्रीटी प्रोविजन, द वर्ल्ड बैंक एज द परमानेंट अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रिटेटिंग एज वेल एज इन्फोर्सिंग द ट्रीटी। देखो स्टेटमेंट 1 में पढ़िए, ये यूपीएससी का फेवरेट यहाँ पे ट्रैप है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो वेस्टर्न रिवर्स है जिसपे आईजेसी मैंने आपको बताया था, इंडस, झेलम और चेनाब, ये सिर्फ पाकिस्तान की है। देखो रियलिटी ये है कि इंडिया के पास भी लिमिटेड राइट है, जैसे डोमेस्टिक यूज, लिमिटेड इरिगेशन, नेविगेशन और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर। तो ट्रीटी जो है एक्सक्लूसिवली एलोकेट तो नहीं करती है, तो ये पहला जो है गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 में क्या है, देखो स्टेटमेंट 2 है कि इंडिया कैन डेवलप रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यस, इंडिया कैन डेवलप, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास भी जो है अपने राइट्स हैं, डोमेस्टिक यूज, लिमिटेड इरिगेशन, नेविगेशन और रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट। इनके बेसिस पे इंडिया क्या कर सकता है, वेस्टर्न रिवर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। थर्ड, भाई वर्ल्ड बैंक ट्रीटी को इन्फोर्स नहीं करता, उसका रोल क्या है, मीडिएटर का है, मेनली फैसिलिटेटर का रोल है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट तक ही लिमिट है, वो परमानेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 2, विच वॉज द फॉलोइंग इंडस रिवर सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। रावी इंडिया को लेकर हुई है, झेलम पाकिस्तान को, ब्यास और पाकिस्तान को। देखो मैंने 2 चीज़ें बोली थी, आईजेसी ये आपको याद करना है, ये पाकिस्तान के हिस्से में है, और बीआरएस ये जो है इंडिया के हिस्से में है। बीआरएस का मतलब ब्यास, रावी, सतलुज, ये अपना इंडिया के हिस्से में है। इंडस, झेलम और चेनाब ये आपका जो है पाकिस्तान के हिस्से में है। तो रावी भाई जो है इंडिया, ये सही है। झेलम पाकिस्तान, ठीक है। और ब्यास जो है इंडिया का है, क्योंकि ये ईस्टर्न पार्ट में आता है, ठीक। जो पाकिस्तान का है वो वेस्टर्न है, और जो इंडिया का है वो ईस्टर्न है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, 1 और 2 ओनली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिसी जस्टिफिकेशन फॉर रीविजिटिंग द इंडस ट्रीटी टुडे। क्या, इंक्रीज इन द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट विद इन इंडिया, ओके, चेंजेस इन द हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लेशियर ट्रेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। देखो इनमें से कौन सा डेवलपमेंट जो है, फॉलोइंग डेवलपमेंट जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिसी जस्टिफिकेशन कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को रीविजिट किया जाए। तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी को रीविजिट करने के लिए इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट जो है एविडेंस कौन सा है। देखो आर्टिकल का मेन फोकस ही क्लाइमेट चेंज है, ग्लेशियर मेल्ट है, इरेगुलर रेनफॉल है, फ्लड है, ड्रॉट है, ने इन सारी चीज़ों ने क्या किया कि रिवर के जो फ्लो को काफ़ी अफेक्ट किया है। इसी वजह से एक्सपर्ट ट्रीटी को 21st सेंचुरी की रियलिटी के हिसाब से अपडेट करने की बात कर रहे हैं। सो बाकी ऑप्शन जो है ट्रीटी रिवीजन का डायरेक्ट वो क्या करता है, कारण नहीं दिखता है ना। पहला जो है इंक्रीज इन इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये नहीं दिखता। चेंजेस इन हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न, यही ऑप्शन सही है ना। फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है पंजाब से बढ़ गया, ठीक। अब आते हैं सेकेंड आर्टिकल पे। देखो सेकेंड आर्टिकल में जो है उसका जो है कॉन्टेक्स्ट था, कैन कोर्ट स्टॉप द रिलीज ऑफ ए फिल्म क्लियर्ड बाय द सीबीएफसी। अगर सेंट्रल बोर्ड फिल्म कॉरपोरेशन अगर कोई जो है फिल्म को रिलीज करता है, क्लियर कर देता है, तो क्या कोर्ट जो है उस फिल्म के रिलीज को रोक सकता है। तो ये आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज को एक्सप्लेन करता है ना। ये आर्टिकल जो है अगर किसी फिल्म को सुप्रीम सीबीएफसी या ने सर्टिफिकेट दे दिया है, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसकी रिलीज पर रोक लगा सकते हैं। देखो सबसे पहले ये समझना है ज़रूरी है कि सीबीएफसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसको पार्लियामेंट कोई एक्ट लाके पास करती है। तो कौन सा एक्ट के अंदर बना था, ये बना है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से नोट कर लिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो भाई सबसे पहले तो सीबीएफसी जो है क्या आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के प्रोविजन के अंडर ये इस्टेब्लिश हुई थी।
जो रिसेंट में जो है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2023 भी अप्लीकेबल है, और ये किसके अंडर आते हैं? ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में काम करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, MIB के अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ये जो है काम करती है। देखो CBFC का काम फिल्मों को सर्टिफाई करना है, ठीक, सर्टिफाई करना है, और ये UA और A और S ये सर्टिफिकेट क्या करती है? इशू करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म जुडिशियल रिव्यू से कम्प्लीटली इम्यून हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं होगा, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आर्टिकल 19(1)A, ठीक, जो 1A वो क्या करता है? हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। इसमें फिल्म और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी इंक्लूड होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई 1A में जो 19(1)A है ना, इसमें फिल्म और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, अब कोई भी आर्ट का जो एक्सप्रेशन है ये आपका इसमें इंक्लूड है, ठीक, इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये जो राइट है ना, ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है। जो अपना 19(2) जो आर्टिकल 19(2) जो सेकंड पार्ट है, इसके अंडर गवर्नमेंट क्या करती है? इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कब लगा सकती है भाई? जब पब्लिक ऑर्डर की बात आए, डिसेंस की बात आए, मोरालिटी की बात आए, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इनके एवज में ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रोक लगा सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, इन सारी चीज़ों पे जो है आर्टिकल 19(2) के अंडर में गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब बात क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ये कहा है कि सिर्फ पब्लिक प्रोटेस्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक प्रोटेस्ट या किसी ग्रुप के अपोजिशन फिल्म बैन करने का रीजन नहीं बन सकती है। समझ ना, कि अगर चाहे कोई पब्लिक प्रोटेस्ट हो या किसी ग्रुप या कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप हो, अगर किसी अपोजिशन फिल्म कोई या उसकी अपोजिशन क्या करेगी? फिल्म को बैन करने का रीजन नहीं बन सकती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो तो उसे मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि फिल्म को बैन कर देना। इसलिए कोर्ट क्या कर रही है? नॉर्मली CBFC के डिसीजन को, जो सेंट्रल बोर्ड फिल्म कॉरपोरेशन है, उनके बोर्ड के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता। कोर्ट जो है नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, लीगल इरेगुलरिटी, ठीक, लीगल इरेगुलरिटी, इन सब का मामला आ रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट का इशू हो, तब ये जो है जुडिशियल रिव्यू जो है CBFC का पॉसिबल्स है, ठीक। तो यहाँ पे UPSC के हिसाब से पहले आप जाके CBFC के बारे में पढ़िए, स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों बनाई गई, सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 का प्रोविजन पढ़िए, आर्टिकल 91A और 2 को रिवाइज करिए, ठीक। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो क्वेश्चन ये बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? पहले ही गलत, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑलरेडी मैंने आपको पहले से ही बता दिया, यस इट इज़ राइट। ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेशन बाय CBFC कंप्लीट बार जुडिशियल रिव्यू, नहीं, यही ट्रैप है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। जो हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स है, ठीक। इसलिए कोई भी स्टैट्यूटरी डिसीजन जुडिशियल रिव्यू से कम्प्लीटली इम्यून नहीं हो सकता। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओनली A, दैट इज 2 ओनली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2)। 19(2) के प्रोविजंस को पढ़िए कि भाई उसमें से कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। भाई पब्लिक ऑर्डर, डिसेंस ऑफ मोरालिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम क्रिटिसिज्म, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता भाई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन ऊपर के जो है 3 ऑप्शन सही है, मीन्स 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ट्रैप क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम क्रिटिसिज्म, है ना, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड अंडर 19(2). ये आपको देखो ट्रैप में लिखता जा रहा हूँ कि UPSC क्या ट्रैप बना सकता है, आपको इस पैटर्न को देखना है, ट्रेंड को नोट करना है, ठीक। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन इंडिया।
with reference to the freedom of speech in India, consider the following statement. क्या है भाई? देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19(1)(a इज एब्सोलूट फंडामेंटल राइट. ठीक, क्वेश्चंस पढ़ना. फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है 19(1) के अंदर क्या एब्सोलूट फंडामेंटल राइट है? फिल्म अगर सर्टिफाइड किया जा रहा है CBFC के द्वारा तो कैन स्टिल बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. मेयर एप्रीहेंशन ऑफ द पब्लिक प्रोटेस्ट इज ऑर्डिनरी नॉट सफिशिएंट टू प्रोहिबिट द रिलीज ऑफ ए सर्टिफाइड फिल्म. ये आपको देखना है. देखो 19(1)(a जो हमारा आर्टिकल्स है वो भाई एब्सोलूट नहीं है. क्यों? क्योंकि 19(2) में का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के जो है सब्जेक्ट्स में है. ठीक, उस पर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंस, इनसे बिहाफ पे जो है लगाया जा सकता है. ठीक, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट. अगर कोई भी फिल्म जो है CBFC द्वारा सर्टिफाइड हो जा रही है तो क्या ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है? देखो CBFC जो हमारा सेंट्रल बोर्ड फिल्म कॉरपोरेशन है. ठीक, फिल्म सर्टिफिकेट, सॉरी कॉरपोरेशन नहीं. तो CBFC सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी एक्सेप्शनल केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है. मैंने वो ग्राउंड एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ से जाके देख लेना. उसके बाद जो है थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में ये बोला है कि भाई ये बोला है कि हैकलर्स वीटो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. सिर्फ प्रोटेस्ट का डर फिल्म बैन करने का वैलिड रीजन नहीं है. स्टेट का ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है. ठीक है, ये भी जो है आपको, तो ऑप्शन 2 and 3 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टॉपिक थर्ड. तो वो टॉपिक थर्ड क्या है? टॉपिक थर्ड है कि विल 27 ग्रोथ राइज और फॉल डिपेंड ऑन द मैट्रिक यू पिक. अब देखो ये आर्टिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन करता है. और कभी कभी इकोनॉमी के ग्रोथ नंबर्स अलग दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि हम रियल GDP देख रहे हैं, नॉमिनल रियल GDP देख रहे हैं या नॉमिनल GDP, तो उसके वजह से जो है कभी कभी डिफरेंट दिखाता है. देखो नॉमिनल GDP क्या है? नॉमिनल GDP इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस पर मेजर करता है. ये आपको रखना पड़ेगा याद. इसलिए हर इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइस बढ़ जाती है तो नॉमिनल GDP भी बढ़ जाता है, चाहे एक्चुअल प्रोडक्शंस में कोई इंक्रीज हुए या ना हो. ठीक, दूसरी तरफ रियल GDP क्या करती है? आपकी कांस्टेंट प्राइस यानी जो बेस ईयर की प्राइस है, ठीक है, जो बेस ईयर की जो प्राइसेस है उस पर कैलकुलेट किया जाता है. इसमें इन्फ्लेशन जो महंगाई होती है उसका इफेक्ट क्या करती है? रिमूव कर दिया जाता है. तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि जैसे मान लो रियल GDP है, इसमें से आप इन्फ्लेशन को माइनस कर रहे हो. अगर आप इसमें से इन्फ्लेशन को माइनस करते हो व्हाट यू विल गेट? नॉमिनल GDP, राइट, नॉमिनल GDP. तो ठीक है, हम बात कर रहे थे रियल GDP. देखो रियल GDP को कांस्टेंट प्राइस यानी बेस प्राइस पर कैलकुलेट किया जा सकता है. इसमें मैंने बताया कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है. इसी वजह से जो रियल GDP जो है इकोनॉमी की जो एक्चुअल जो प्रोडक्शन ग्रोथ है उसको दिखाता है. और इकोनॉमिस्ट इसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का बेटर इंडिकेटर भी मानते हैं. किसको? रियल GDP को. ठीक, अब देखो एग्जाम्पल के लिए अगर एक साल के अंदर, ठीक, अगर एक साल के अंदर जो वीट का जो प्रोडक्शन है ना, वीट का प्रोडक्शन सेम रहे लेकिन वीट की प्राइस जो है 20 से बढ़ के 25 हो जाए, ठीक, तो नॉमिनल GDP इंक्रीज करेगा. तो व्हाट अबाउट रियल GDP? रियल GDP जो है ऑलमोस्ट सेम बना रहेगा. तो आर्टिकल का मेन पॉइंट ये है कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर 27 है ना, 27 में इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों चेंज होते हैं. तो रियल GDP और नॉमिनल GDP के ग्रोथ रेट्स अलग दिख सकते हैं. इसलिए सिर्फ एक GDP नंबर दिखाकर इकोनॉमी की हेल्थ को जज नहीं करेंगे यहाँ पे, या नहीं करनी चाहिए. तो UPSC के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जनरली रियल GDP, नॉमिनल GDP डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन और बेस ईयर, इन सारे कॉन्सेप्ट पर जो है क्वेश्चंस बने हैं रिसेंट ईयर में. अब देखो क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. देखो रियल GDP मेजर्ड एट ए कांस्टेंट प्राइस, यस, बेस ईयर के प्राइस पे. नॉमिनल GDP एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, नहीं, नॉमिनल GDP जो है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को इंक्लूड करता है. ऑल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन अलोन कैन राइज द नॉमिनल GDP इफ आउटपुट रिमेन चेंज, नहीं, अगर प्रोडक्शन सेम है लेकिन प्राइस बढ़ गई है तो नॉमिनल GDP जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा. ठीक, तो व्हाट इज द ऑप्शन? ऑप्शन इज 1 and 3 इज करेक्ट. ओके,
ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2, अब देखो इसमें क्या है, विथ रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर, है ना, जीडीपी कंसिडर द फॉलोइंग है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर को। इट इज़ बेस्ड ऑन द फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मेजर्स या इट कैप्चर्स द एवरेज प्राइसेस चेंजेस ऑफ ऑल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जीडीपी डिफ्लेटर की हेल्प से नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, इट इज बेस्ड ऑन अ फिक्स बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, ये तो सीपीआई की प्रॉपर्टी है, ठीक, जीडीपी डिफ्लेटर की नहीं। जीडीपी डिफ्लेटर जो है फिक्स बास्केट यूज नहीं करता, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। स्टेटमेंट 3, इट कैप्चर्स प्राइस चेंजेस ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। करेक्ट, जीडीपी डिफ्लेटर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, है ना, उनके जो प्राइसेस चेंजेस को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। कौन, जीडीपी डिफ्लेटर, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज विदाउट रियल जीडीपी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट। भाई कौन सा इनमें ऐसा है कि जो नॉमिनल जीडीपी में चेंज दिखाता है बिना रियल जीडीपी में बढ़े हुए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विथ स्टेबल प्राइस, इंक्रीज इन प्राइसेस while the quantity of goods and services produced remain unchanged, result in reduction in industrial indirect tax leading to lower price, increase in export due to higher probability। यहाँ यूपीएससी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। ऑप्शन ए देखो, इंक्रीज इन प्रोडक्शन विथ रियल प्राइसेस। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है इसलिए रियल जीडीपी भी बढ़ेगा, ठीक, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, सिर्फ प्राइसेस बढ़ी है, इंक्रीज इन प्राइसेस विद द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस रिमेन अनचेंज। सिर्फ प्राइसेस बढ़ी है, प्रोडक्शन सेम है, इसलिए नॉमिनल जीडीपी क्या होगा अपना, इंक्रीज होगा, रिमेंबर इट। व्हाट अबाउट थर्ड, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस लीडिंग टू लोअर प्राइसेस, है ना, ये भी आपका ऑप्शन, रिडक्शन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस लीडिंग टू लोअर प्राइसेस, ठीक। अब फोर्थ क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यू टू हायर प्रोडक्ट। अगर मान लो एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, ठीक, एक्सपोर्ट्स आपका बढ़ रहा है, देखो अब क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब एक्चुअल आउटपुट जो है आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो आंसर विल बी बी, इंक्रीज इन प्राइसेस विद द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रिमेन अनचेंज। हाँ, दिस टेस्ट द कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्राइस चेंज एंड आउटपुट चेंज, ठीक। इट इज ए फेवरेट ऑफ यूपीएससी, ये आपको देखना पड़ेगा। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर 4। देखो द आर्टिकल डिस्कसेस अ डायरियल ब्रेक। हुआ क्या, देखो ये आर्टिकल जो है जो क्रिप्टोराइडियम, ठीक, नाम का एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है के बारे में है, जिसकी वजह से अमेरिका में डायरिया का आउटब्रेक देखने को मिला है। अब इस पैरासाइट से होने वाले डिजीज को हमने क्या बोला, क्रिप्टोपायरोडायोसिस, है ना, क्रिप्टोपायरोडायोसिस। ये इन्फेक्शन जो है मेनली फेशियल ओरल रूट, है ना, फेशियल ओरल रूट से स्प्रेड होता है। इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन या एनिमल इन्फेक्टेड हो और उसके फेसेस या कंटामिनेटेड वाटर या फूड, उसका फूड कंज्यूम कर लिया जाए तो इन्फ्लेशन क्या कर सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इसलिए इसे एक वाटर बॉर्न डिजीज भी माना गया है, ठीक, इसे एक वाटर बॉर्न डिजीज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक। तो इसे क्या किया जाता है, एक वाटर बॉर्न डिजीज भी मानना। इस पैरासाइट की सबसे यूनिक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो नॉर्मल क्लोरीनेशन से भी इजीली जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसी वजह से स्विमिंग पूल और अनट्रीटेड वाटर सोर्सेज इसके स्प्रेड का मेजर सोर्स बन सकते हैं। इसलिए सिर्फ क्लोरीन ट्रीटमेंट पर डिपेंड करना जो है सफिशिएंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। जो हेल्दी इंडिविजुअल्स में जो अपने जो इन्फेक्शंस होते हैं वो यूजुअली वाटर, डायरिया, स्टमक क्रैम्प, नोजिया, वॉमिटिंग और माइल्ड फीवर का कॉज बनता है और कुछ दिनों में वो ठीक बन जाता है। लेकिन इम्यूनो जब कंप्रोमाइज इंडिविजुअल होते हैं, जिनका इम्यून कमजोर होता है, ठीक है, उनके लिए ये डिजीज काफ़ी डेंजरस हो सकती है और सीवियर डिहाइड्रेशन भी उनके लिए कर सकती है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिप्टोपोरिडियम, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब यहाँ पे आप रखना, पहले बात, इट इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट, राइट, इट इज ए प्रोटोजोअन पैरासाइट। इट कॉमनली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, एग्जैक्टली,
यही है इसका रीजन। रूटीन क्लोरिनेशन इज सफिशिएंट टू एलिमिनेट, नहीं, इट इज़ इफेक्टिवली एलिमिनेटेड बाय रूटीन क्लोरिनेशन, नहीं, यही तो यहाँ प्रॉब्लम की जड़ बढ़ रही है। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। ठीक है, आगे का ऑप्शन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, क्रिप्टो स्पोरोडाइसिस। ठीक, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, बैक्टीरियम की वजह से होते हैं, या वायरस की वजह से होते हैं। देखो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से, कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक, कॉल आपका जो है ट्यूबरक्लोसिस जो है बैक्टीरियम, हाँ ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जो है हमारा बैक्टीरिया की वजह से, एंड क्रिप्टोस्पोरोडाइसिस वायरस की वजह से नहीं, ये प्रोटोजोवन है। ठीक, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही। What about the third question? Which one of the following disease is most primarily associated with the water contaminated by protozoan parasite? Right, स्पोरियोडायोसिस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ डिजीज हैं, उन किसके वजह से होता है। देखो मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, अमीबा जो है प्रोटोजोआ, अब जो अभी आज का जो टर्म था क्रिप्टोस्पोरोडियासिस, ये आपका प्रोटोजोआ, कॉलरा आपका बैक्टीरियम की वजह से होता है, डेंगू आपका वायरस की वजह से होता है, ट्यूबरक्लोसिस ये आपका जो है बैक्टीरियम की वजह से होता है। इसमें मलेरिया और डेंगू ये दोनों मॉस्क्यूटो की वजह से, मच्छर काटने की वजह से। और कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड वाटर, इसमें किसमें, अमियोबाइसिस और क्रिप्टोस्पोरोडियासिस, ये दोनों जो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कंटामिनेटेड वाटर से आपका कैलरा भी हो जाएगा। ठीक, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी होती है। ठीक है, आज के यूपीएससी के जितने भी आर्टिकल थे इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन वाले सेक्शन पे, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन सारी चीज़ों को आप अपने डेली अपने न्यूज़ वाली कॉपी पे नोट्स करते रहिए और इसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिए। हैव ए गुड डे। फिर उसके बाद फिर हम नई श्रृंखला में 19 मई का जो भी न्यूज़पेपर रहेगा उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।